हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड ONR 003 यानी जल संचयन, संरक्षण और उपयोग। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर और असाइनमेंट को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पे सभी क्लासेस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती है और साथ ही साथ सभी कोर्सेज के फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि की चर्चा कीजिए। यानी अलग अलग कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में जो जल संग्रहण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, ये बताना है। तो जल मानव जीवन और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध और पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा और उपलब्धता भिन्न होती है, इसलिए हर क्षेत्र में जल संग्रहण भी अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। यानी अगर हम मानव जीवन और कृषि की बात करें तो जल क्या है, मानव जीवन और कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अलग अलग कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में आपको जो वर्षा की मात्रा है यानी वर्षा की जो उपलब्धता है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसीलिए हर क्षेत्र में जो जल संग्रहण भी होता है ना, उसकी भी जो विधियां होती है वो भी आपकी अलग अलग तरीकों से अपनाई जाती है, अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण। यानी जो शुष्क क्षेत्र होते हैं आपके, उसमें जो जल संग्रहण है वो किस प्रकार से किया जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान के मरुस्थलीय इलाके, यहाँ पानी की हर बूंद महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इसकी मुख्य विधियों की बात करें तो सबसे पहली कौन सी विधि है यहाँ पे, टांका प्रणाली है। यानी घरों के पास भूमिगत टैंक बनाकर वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। दूसरा, खदानी प्रणाली, यानी खेतों के आसपास मिट्टी के बांध बनाकर वर्षा जल को रोककर मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। तीसरा, जोहड़ यानी तालाब, छोटे तालाब बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो ये थी आपकी शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण करने की प्रमुख विधियां। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बात करें जल संग्रहण की, तो इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो माध्यम होती है। यानी इन क्षेत्रों में माध्यम वर्षा होती है, जैसे आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग। अगर हम इनकी मुख्य विधियों की बात करें तो मुख्य विधियां कौन कौन सी है जल संग्रहण की, यहाँ पे पहली जो है आपकी वो है चेक डैम। अगर हम चेक डैम की बात करें तो छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोकते हैं और भू जल जो है आपका उससे स्तर बढ़ता है। दूसरा, पैर लोकेशन टैंक, यानी पेड़ लोकेशन टैंक कौन सा होता है, जो पानी को जमीन में रिसने दिया जाता है जिससे भूजल भरता है। तीसरा है आपका फॉर्म पाउंड। फॉर्म पॉन्ड जो होता है आपका, वो खेतों में छोटे तालाब बनाकर सिंचाई के लिए पानी उसमें जमा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अर्ध क्षेत्र में, आंध्र क्षेत्रों में जल संग्रहण जो होता है वो किस प्रकार से होता है। इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और केरल। यहाँ पे जो आपको वर्षा की मात्रा देखने को मिलती है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जल संग्रहण की मुख्य विधियों की। तो पहली कौन सी है, यहाँ पे तालाब और झीलें, ठीक है, अर्थात अतिरिक्त वर्षा जल को जमा करने के बाद में उपयोग किया जाता है। दूसरा, ड्रेनेज प्रबंधन, यानी जल भराव से बचने के लिए अतिरिक्त पानी को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा, छत वर्षा जल संचयन, यानी घरों की छत से पानी इकट्ठा करके टैंकों में संग्रहित किया जाता है। तो ये थी आपकी मुख्य विधियां। अब हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जल संग्रहण जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में ढलान जो होती है वो बहुत ज्यादा अधिक होती है और पानी तेजी से बह जाता है, जैसे हिमालय क्षेत्र, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जल संग्रहण की जो मुख्य विधियां होती है वो किस प्रकार से होती है। पहले मुख्य विधि की अगर हम बात करें तो क्या है कि कुल प्रणाली। अगर हम कुल प्रणाली की बात करें तो नदियों से पानी को नहर के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। दूसरी जो विधि है झरनों का उपयोग, प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी संग्रहित किया जाता है। तीसरा जो है टेरेस खेती। टेरेस खेती यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी को रोकते हैं और मिट्टी कटाव कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पहाड़ी क्षेत्र में जो जल संग्रहण है वो किस प्रकार से किया जाता है। आपने देखा होगा पहाड़ी वाले इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर ढलान होती है और वहां पे जो पानी होता है वो बहुत तेजी से बहता है। अगर हम हिमालय क्षेत्र में देखें तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है हिमालय क्षेत्र, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल संग्रहण को किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं। तो पहली विधि आपकी कौन सी है कि कुल प्रणाली, जिसमें आप क्या करते हैं कि नदियों से जो पानी बहकर आ रहा होता है उसको नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। दूसरी विधि क्या है कि झरनों का उपयोग किया जाता है, यानी प्राकृतिक जल के जितने भी स्रोत हैं उनसे आप क्या कर रहे हैं, पानी को संग्रहित कर रहे हैं। तीसरी जो विधि है यहाँ पे वो है टेरेस खेती, यानी टेरेस खेती वो होती है जिसके अंदर आप सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी को रोकते हैं और मिट्टी क्या करती है, वो कटाव को कम करती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक तकनीकें। आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। अगर हम आधुनिक तकनीकों की बात करें तो आज के समय में जल संग्रहण के लिए नई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जैसे ड्रिप सिंचाई। अगर हम ड्रिप सिंचाई की बात करें तो पानी की बूंद बूंद को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है स्प्रिंकल सिंचाई। स्प्रिंकल सिंचाई की अगर हम बात करें तो इसमें पानी को फुहारे के रूप में फैलाया जाता है। तीसरा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी बड़े स्तर पर वर्षा जल संग्रहण की आधुनिक व्यवस्था आपकी किसमें आती है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में आती है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की। हर कृषि जलवायु क्षेत्र में अपनी विशेषताएं होती है, इसलिए जल संग्रहण की विधियां भी अलग अलग होती है। सही तकनीक का उपयोग करके हम जल की बचत कर सकते हैं और कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जल ही जीवन है। यानी इसका निष्कर्ष क्या कहता है कि जो कृषि जो है, कृषि हर क्षेत्र में उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही उसकी क्या होती है, विशेषताएं होती है कृषि की। इसलिए जो जल संग्रहण की जो विधियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं, तकनीकें भी अलग अलग होती हैं और कुछ सही तकनीकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं, जिससे आपका जो खेती का जो उत्पादन है यानी कृषि का जो उत्पादन है आप उसे बढ़ा सकते हैं। और जल संरक्षण जो है आपका, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आज के समय में जो आपकी जल की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो जल संरक्षण के माध्यम से हम देख सकते हैं, क्योंकि जल ही आपका जीवन है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है औद्योगिक इको पार्क के माध्यम से अपशिष्ट जल पुनःचक्रण के पुनःचक्रण के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी औद्योगिक इको पार्क के माध्यम से अपशिष्ट जल पुनःचक्रण के महत्व की हमें इसमें व्याख्या करनी है। आज के समय में तेजी से बढ़ते उद्योगों के कारण जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला अपशिष्ट जल नदियों और जमीन को दूषित करता है। इस समस्या का समाधान औद्योगिक इको पार्क के माध्यम से किया जाता है, जहां विभिन्न उद्योग मिलकर संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और अपशिष्ट को पुनःचक्रित करते हैं। यानी आज के समय में क्या हो रहा है, औद्योगिकीकरण बहुत बढ़ रहा है। यानी आपने देखा होगा कितनी सारी फैक्ट्रीज, उद्योग जो है बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उद्योगों के कारण क्या हो रहा है कि जल प्रदूषण एक समस्या बन गया है, गंभीर समस्या बन गया है। आपको जल प्रदूषण देखने को अधिक मात्रा में मिलेगा, ठीक है, आज के समय में, क्योंकि जितना भी फैक्ट्रियों से निकलने वाला आपका अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जितने भी, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नदियों में और जमीन को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। नदियों में जाके मिल रहे हैं, जल में मिल रहे हैं, ठीक है, और नदियों को, उसको जमीन को भी दूषित कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या है कि हम औद्योगिक इको पार्क के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जहां विभिन्न उद्योग मिलकर संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और अपशिष्ट को क्या करते हैं, पुनःचक्रित करते हैं, यानी रिसाइकिल करते हैं। तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिक इको पार्क क्या है।
ये समझते हैं पहले कि औद्योगिक इको पार्क क्या है। औद्योगिक इको पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कई उद्योग एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे के अपशिष्ट का उपयोग संसाधन के रूप में करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। यानी आपके जो औद्योगिक इको पार्क है वो क्या होते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे सभी मतलब कई उद्योग मिलके क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के अपशिष्ट का उपयोग क्या करते हैं, संसाधन के रूप में वो करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना और साथ ही साथ जितने भी आपके संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करना। अब हम बात करते हैं अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण का महत्व, यानी रिसाइकल का जो महत्व है वो क्या है। अपशिष्ट जल रिसाइकल का जो महत्व है वो क्या है, ये जानते हैं। तो जल संरक्षण में मदद करता है। पानी एक सीमित संसाधन है, जैसा हम सभी जानते हैं। जब उद्योग अपने अपशिष्ट जल को साफ करके दोबारा उपयोग करते हैं तो नए पानी की जरूरत क्या होती है, कम होती है। इससे जल की बचत भी होती है। यानी जितने भी उद्योग हैं उनको जितना भी उनका जो दूषित जल है, ठीक है, अपशिष्ट जल जो है, अगर वो उन्हें दोबारा साफ करके पुनः उपयोग करते हैं, उनका दोबारा उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी जल की बचत होती है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है प्रदूषण में कमी। यानी अपशिष्ट जल में हानिकारक रसायन होते हैं। यदि इसे बिना उपचार के छोड़ा जाए तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पुनर्चक्रण से इन रसायनों को हटाकर जल को सुरक्षित बनाया जाता है। यानी प्रदूषण में भी इससे कमी आती है। अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के कारण इसमें जो आपकी जो प्रदूषण है उसमें भी कमी हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपशिष्ट जल में क्या होता है, अधिकतर हानिकारक रसायन आपको देखने को मिलते हैं। इसे हम बिना उपचार के अगर छोड़ दे तो ये पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए पुनर्चक्रण क्या कर रहा है, इन अपशिष्ट जल में से रसायनों को अलग कर रहा है, हटा रहा है और जल को क्या कर रहा है, सुरक्षित बना रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका लागत में कमी। जब उद्योग पानी को बार बार उपयोग करते हैं तो उन्हें नए पानी की खरीद या आपूर्ति पर कम खर्च करना पड़ता है। इससे उत्पादन लागत कम होती है। यानी लागत की कमी किस प्रकार से आती है कि जब कोई उद्योग बार बार पानी का उपयोग करता है और उसी पानी मतलब अपशिष्ट जल को वो बार बार पुनः दोबारा क्या कर रहा है, साफ कर रहा है, उपयोग में ला रहा है, तो इससे जो उनके नए पानी की जो खरीद है ना, जो आपूर्ति है, यानी जो खर्च है, वो भी कैसा देखने को मिल रहा है, हमें कम देखने को मिल रहा है। इससे उनकी जो उत्पादन में जो लागत है वो अधिक देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका ऊर्जा की बचत। नए पानी को प्राप्त करने और शुद्ध करने में अधिक ऊर्जा लगती है, जबकि पुनः चक्रण में कम ऊर्जा में ही काम आपका हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका पर्यावरण संरक्षण। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो इको पार्क में जल का सही प्रबंधन होने से नदियां, झीलें और भूमिगत जल सुरक्षित रहते हैं। इससे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भी आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट है आपका उद्योगों के बीच सहयोग। इको पार्क में एक उद्योग का अपशिष्ट दूसरे के लिए उपयोगी बन सकता है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और अपशिष्ट कम होता है। यानी उद्योगों के बीच में जो सहयोग है, सहयोग की जो भावना है, उससे क्या हो रहा है, संसाधन और भी ज्यादा उपयोग में आ रहे हैं और अपशिष्ट भी जो है आपका वो बहुत कम हो रहा है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से। अगर हम उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए एक कपड़ा उद्योग से निकलने वाली पानी दूसरे रासायनिक उद्योग द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यानी एक कपड़ा उद्योग है, ठीक है, कपड़ा उद्योग से निकलने वाला पानी जो है वो दूसरे रासायनिक उद्योग द्वारा उपयोग में उसे किया जा सकता है। तो इस तरह दोनों उद्योगों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है और पर्यावरण भी आपका सुरक्षित रहता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। औद्योगिक इको पार्क के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण आज के समय की आवश्यकता है। यह न केवल जल संरक्षण में मदद करता है बल्कि प्रदूषण को भी कम करता है और उद्योगों को आर्थिक रूप से भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए सरकार और उद्योगों को मिलकर इस प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यानी जो आपका औद्योगिक इको पार्क है, इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण आज के समय में क्या बन गई है, एक
महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है, बहुत ज़्यादा इसकी हमें आवश्यकता पड़ रही है। ये ना केवल आपका जल संरक्षण में मदद कर रहा है, बल्कि ये प्रदूषण को भी कम कर रहा है और उद्योगों के अंदर जो आपका आर्थिक स्वरूप है, उसको भी ये लाभ पहुँचा रहा है। तो इसलिए सरकार और उद्योगों को मिलकर इस प्रणाली को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सतत विकास और भी ज़्यादा हम बेहतर तरीके से कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जल भंडारण तालाब की परियोजना डिजाइन बनाते समय ध्यान रखे जाने वाली विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। यानी जल भंडारण तालाब परियोजना बनाते समय हम कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनका ध्यान रखेंगे। तो जल भंडारण तालाब का सही डिजाइन बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि पानी का सही तरीके से संग्रहण और उपयोग किया जा सके। जल भंडारण तालाब का सही डिजाइन बनाना क्यों जरूरी होता है, ताकि आप पानी को सही तरीके से क्या कर सके, संग्रहित कर सके, स्टोर कर सके और उसका सही उपयोग कर सके। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं जल भंडारण तालाब परियोजना तैयार करते समय। तो पहला कारक क्या है हमारा, कि स्थान का चयन करना। यानी जहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, वहां पे आपको कहाँ पे करना है, ये आपको उस स्थान का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो तालाब बनाने के लिए सही जगह चुनना सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां वर्षा का पानी आसानी से इकट्ठा हो जाए और जमीन थोड़ी नीची होनी चाहिए, ताकि पानी खुद ही उसमें आ जाए। साथ ही जमीन मजबूत होनी चाहिए ताकि तालाब टूटे ना या रिसाव ना हो। यानी आपको क्या करना है सबसे पहले, कि तालाब बनाने के लिए सही जगह का आपको चयन करना है, चुनना है। सबसे पहले कदम यही होता है आपका, ठीक है, कि आप एक ऐसे स्थान को चुनिए जहाँ पे जो वर्षा का जो जल है वो आसानी से इकट्ठा हो जाए, और वहाँ की जो जमीन होनी चाहिए वो थोड़ी निचली होनी चाहिए, ताकि पानी जो है वो खुद ही उसमें आ जाए। और जमीन मजबूत होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके का जल का उसमें से रिसाव ना हो। दूसरा जो कारक है आपका वो है मिट्टी का प्रकार। तो दूसरा कारक क्या है, मिट्टी का प्रकार। अगर हम मिट्टी के प्रकार से समझे दूसरे कारक से, तो क्या है कि तालाब की सफलता काफी हद तक मिट्टी पर निर्भर करती है। चिकनी मिट्टी पानी को रोकने के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पानी कम रिसता है। अगर मिट्टी रेतीली यानी सैंडी होती है, तो उसमें लाइनिंग प्लास्टिक या कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। यानी आपका जो मिट्टी का प्रकार है वो भी, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि तालाब की सफलता तब तक ही मतलब काफी हद तक अच्छी हो सकती है जब तक अ, तालाब की जो सफलता होती है वो काफी हद तक मिट्टी पर ही निर्भर होती है। कैसे? क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है वो क्या करती है, वो सबसे अच्छी होती है। चिकनी मिट्टी क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो पानी है वो आपका कम रिसता है। और जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें लाइनिंगों की वजह से आपको किसकी, प्लास्टिक और कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल की उपलब्धता। तालाब का डिजाइन बनाते समय ये देखना जरूरी है कि पानी कहाँ से आएगा। जैसे वर्षा जल, नहर या भूमि जल, जितना पानी उपलब्ध होगा उसी के अनुसार आपका जो तालाब का आकार है वो तय किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है भंडारण क्षमता। अगर हम भंडारण क्षमता की बात करें, तो तालाब की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वह आवश्यक मात्रा में पानी को संग्रहित कर सके। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी का उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा, जैसे सिंचाई, पशुपालन या घरेलू उपयोग। यानी आपकी जो तालाब की जो क्षमता है वो ऐसी होनी चाहिए कि जितनी भी आपको आवश्यकता है उस उतने ही पानी का आप क्या कर सके, संग्रहण कर सके, जिसमें आपका जो पानी का उपयोग है वो किस काम के लिए किया जा रहा है वो आता है, वो शामिल होता है इसमें। जैसे सिंचाई हो गया, पशुपालन हो गया या घरेलू उपयोग हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है आकार और गहराई। तालाब का आकार आमतौर पर आयतकार या गोल रखा जाता है। गहराई इतनी होनी चाहिए कि पानी लंबे समय तक बना रहे, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे निर्माण लागत भी आपकी फिर बढ़ जाती है। यानी आकार और गहराई दोनों ही महत्वपूर्ण होती है तालाब के। क्यों? क्योंकि जो आपका जो तालाब का जो आकार होता है उसमें इतनी गहराई होनी चाहिए कि जो आपका जो पानी है वो लंबे समय तक बना रहे। और अगर इतनी ज्यादा भी गहराई नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी जो निर्माण लागत है, यानी उसको जो बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो फिर आपका बढ़ जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ढलान और किनारे। तालाब के किनारे बांध,
मजबूत और सही ढलान वाले होने चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। ढलान आमतौर पर 1.1.5 या 1.2 रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 1:1.5 या 1:2 रखा जाता है, जिससे तालाब क्या रहता है आपका स्थिर रहता है। तो आपके जो ढलान और जो किनारे हैं उसका अनुपात भी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिसाव नियंत्रण की। अगर हम रिसाव नियंत्रण की बात करें तो पानी का रिसाव रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं, जैसे पॉलीथीन लाइनिंग, मिट्टी को दबाना या कंक्रीट का उपयोग करना। इससे पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है आपका वर्षा और जल निकासी। डिजाइन बनाते समय वर्षा की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। अधिक वर्षा होने पर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने के लिए निकासी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तालाब टूटे नहीं। नेक्स्ट है आपका उपयोग का उद्देश्य। तालाब किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, जैसे खेती, मछली पालन या पेयजल। इससे उसका डिजाइन प्रभावित होता है। हर उपयोग के लिए अलग अलग आपकी आवश्यकताएं होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है लागत और रख रखाव। अगर हम लागत और रख रखाव की बात करें तो तालाब का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो किफायती हो और जिसका रख रखाव आसान हो, और समय समय पर साफ सफाई और मरम्मत भी जरूरी होती है ताकि जो आपका तालाब है वो लंबे समय तक काम करता रहे। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो जल भंडारण तालाब का सही डिजाइन बनाते समय कई कारकों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यदि इन सभी बातों का सही तरीके से पालन किया जाए तो तालाब लंबे समय तक उपयोगी और प्रभावी बना आपका रहता है। यानी अगर आप जल भंडारण के समय सही डिजाइन को चुनते हैं, ठीक है, सही डिजाइन बनाते हैं, कारकों का ध्यान रखते हैं, तो इससे आपका जो तालाब है वो और भी ज्यादा प्रभावी बना रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तालाबों में रिसाव हानियों को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अस्तरण पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो तालाब यानी पोंड में पानी का रिसाव एक सामान्य समस्या है जिससे जल की हानि होती है। इस समस्या को कम करने के लिए तालाब के तल और किनारों पर विभिन्न प्रकार के अस्तरण पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ पानी को जमीन में जाने से रोकते हैं और तालाब की जल धारणा क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी का अस्तरण। मिट्टी, विशेष रूप से चिकनी मिट्टी, एक प्राकृतिक और सस्ता अस्तरण पदार्थ है। इसमें बहुत छोटे कण होते हैं जो पानी को आसानी से नीचे नहीं जाने देते। यानी मिट्टी के अस्तरण की बात करें तो मिट्टी कैसी होती है आपकी, विशेष रूप से चिकनी मिट्टी होती है, जो वो बहुत ज्यादा आपकी प्राकृतिक और सस्ता एक तरीके से हम कह सकते हैं अस्तरण पदार्थ होती है। इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो आपके जो पानी है, ठीक है, उसको आसानी से नीचे जाने नहीं देती। अब इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता कौन कौन सी है। मिट्टी के अस्तरण की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता इसकी क्या है कि सस्ती है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, पर्यावरण के अनुकूल होती है। तीसरा, कि सही तरीके से दबाने पर ये अच्छा परिणाम भी हमें देता है। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। पहली कमी क्या है कि समय के साथ इसमें दरारें पड़ सकती हैं। दूसरी, ज्यादा देखभाल की इसमें जरूरत होती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका प्लास्टिक या पॉलिथीन अस्तरण। ठीक है, प्लास्टिक या पॉलिथीन अस्तरण की बात करें तो ये एक कृत्रिम पदार्थ है जिसे तालाब के तल पर बिछाया जाता है। इसकी विशेषता कौन कौन सी है। पहली विशेषता है कि पानी को पूरी तरीके से रोकने में सक्षम होता है। दूसरा, लगाना इसे आसान होता है। तीसरा, हल्का और ये सस्ता भी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। अगर हम इसकी कमियों की बात करें तो पहली कमी क्या है कि धूप और तापमान से जल्दी खराब हो सकता है। दूसरा, फटने का इसका खतरा जो रहता है वो बना रहता है। और इसी प्रकार से इसकी जो कमियां थी वो हमने जानी। अब हम बात करते हैं पीवीसी और एचडीपीसी अस्तरण। तो ये उन्नत प्रकार के प्लास्टिक अस्तरण होते हैं, आपका पीवीसी और एचडीपीसी। ठीक है, ये एक उन्नत प्रकार के आपके प्लास्टिक अस्तरण होते हैं जो अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। पहली विशेषता जो है वो है लंबे समय तक ये टिकाऊ रहती है। दूसरी, कि रिसाव को पूरी तरीके से ये रोकते हैं। तीसरी, रसायनों और मौसम का भी इसमें हमें कम असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। पहली कमी क्या है कि लागत इसमें अधिक होती है। दूसरी, कि लगाने के लिए विशेषज्ञ की जरूरत इसमें हमें देखने को मिलती है, जरूरत होती है।
तो ये था आपका पीवीसी और एचडीपीसी का जो अस्तरण है वो क्या है। अब हम बात करते हैं कंक्रीट अस्तरण की। तो इसमें सीमेंट, रेत और बजरी का उपयोग करके तालाब के तल और दीवारों को पक्का किया जाता है। इसकी क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता जो है वो है बहुत मजबूत होता है ये और टिकाऊ होता है। दूसरी विशेषता, रिसाव लगभग इसमें समाप्त हो जाता है। तीसरी विशेषता, ये जो रखरखाव है इसमें जो रखरखाव इसका जो होता है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं कमियों की। पहली कमी क्या है कि ये महंगा होता है। दूसरी कि निर्माण के समय और मेहनत भी इसमें आपकी अधिक लगती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका ईंट या पत्थर अस्तरण। अगर हम ईंट या पत्थर अस्तरण की बात करें तो तालाब के किनारों और तल पर ईंट या पत्थर बिछाकर अस्तरण किया जाता है। इसकी विशेषता कौन कौन सी है? पहली विशेषता है कि ये मजबूत और टिकाऊ होता है। दूसरी विशेषता, मिट्टी के कटाव को ये रोकता है। अब हम बात करते हैं इसकी कमियों की। अब हम इसकी कमियों की बात करते हैं तो पहली कमी क्या है कि ये पूरी तरह से जलरोधी नहीं होता। दूसरा कि इसमें लागत जो होती है आपकी वो अधिक होती है। अब हम बात करते हैं बेंटोनाइट अस्तरण। ठीक है, बेंटोनाइट एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो पानी के संपर्क में आकर फूल जाती है और छेदों को क्या करती है? बंद कर देती है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। पहली विशेषता क्या है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी जलरोधी होती है। दूसरा कि प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होती है। अब हम इसकी कमियों को जानते हैं। पहली कमी क्या है कि ये महंगी हो सकती है। दूसरी कि सही मात्रा और विधि का ज्ञान हमें होना जरूरी है। इसे उपयोग करने से पहले इसकी सही मात्रा और इसकी विधि को जानना भी जरूरी होता है। तो अब हम जानते हैं इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो तालाबों में रिसाव को कम करने के लिए सही अस्तरण पदार्थों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बजट कम है तो मिट्टी या प्लास्टिक अस्तरण जो होता है वो आपका एक अच्छा विकल्प होता है, जबकि लंबे समय के लिए पीवीसी, एचडीपीई या कंक्रीट बेहतर माने जाते हैं। सही तकनीक और देखभाल से जल संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है।